सेंट पीटर के अंगूठे का निशान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आओ सुने कहानी पर। और आज की कहानी है द 13 प्रॉब्लम्स की छठी पहेली, जिसका नाम है पीटर के अंगूठे का निशान। और अब आंटी जेन, यह आप पर निर्भर है। रेमंड वेस्ट ने कहा। हाँ आंटी जेन, हम कुछ बहुत ही मसालेदार खाने की उम्मीद कर रहे हैं, जॉयस लैम्प्रियर ने बीच में कहा। अब आप मुझ पर हंस रही हैं मेरे प्यारे, मिस मार्पल ने शांति से कहा। आप सोचती हैं कि चूंकि मैं जीवन भर इस दूर दराज जगह पर रही हूं, इसलिए मुझे कोई बहुत दिलचस्प अनुभव नहीं हुआ होगा। भगवान न करे कि मैं कभी गांव के जीवन को शांतिपूर्ण और घटनाहीन समझूं। रेमंड ने उत्साह से कहा। आपसे जो भयानक खुलासे हमने सुने हैं, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। सेंट मैरी मीड की तुलना में महानगरीय दुनिया एक सौम्य और शांतिपूर्ण जगह लगती है। अच्छा मेरी प्यारी, मिस मार्पल ने कहा, मानव स्वभाव हर जगह लगभग एक जैसा होता है और निश्चित रूप से गांव में इसे करीब से देखने के अवसर मिलते हैं। आप सचमुच अनोखी हैं आंटी जेन, जॉयस चिल्लाई। मुझे उम्मीद है कि आपको आंटी जेन कहना बुरा नहीं लगेगा, उसने आगे कहा। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती हूं। क्या आपको नहीं लगता मेरी प्यारी, मिस मार्पल ने कहा। उसने एक दो पल के लिए ऊपर देखा। उसकी नजर में कुछ सवालिया भाव था, जिससे लड़की के गालों पर खून की लपटें उठ गईं। रेमंड वेस्ट बेचैन हो गया और कुछ शर्मिंदगी से उसने अपना गला साफ किया। मिस मार्पल ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराईं और अपना ध्यान एक बार फिर अपनी बुनाई पर केंद्रित कर लिया। यह सच है बेशक कि मैंने एक बहुत ही घटनाहीन जीवन जिया है, लेकिन मुझे अलग अलग छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने का बहुत अनुभव है। उनमें से कुछ वाकई बहुत ही चतुराई भरी रही हैं, लेकिन उन्हें आपको बताना बेकार होगा, क्योंकि वे इतनी महत्वहीन बातों के बारे में हैं कि आपको उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जैसे कि मिसेस जोन्स के स्ट्रिंग बैग की जाली किसने काटी, और मिसेस सिम्स ने अपना नया फर कोट सिर्फ एक बार ही क्यों पहना। वाकई मानव स्वभाव के किसी भी छात्र के लिए ये बहुत दिलचस्प बातें हैं। नहीं, मुझे बस एक ही अनुभव याद है जो आपको दिलचस्प लगेगा। वो है मेरी बेचारी भतीजी मेबेल के पति का। ये लगभग 10-15 साल पहले की बात है, और शुक्र है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और सब इसे भूल चुके हैं। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। मुझे हमेशा लगता है कि ये खुशकिस्मती है। मिस मार्पल रुकीं और मन ही मन बुदबुदाईं। मुझे बस इस पंक्ति को गिनना होगा। घटाना थोड़ा अटपटा है। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 3 उल्टे। ये सही है। अब मैं क्या कह रही थी? अरे हाँ, बेचारी मेबेल के बारे में। मेबेल मेरी भतीजी थी, एक अच्छी लड़की, सच में बहुत अच्छी लड़की, लेकिन बस एक छोटी सी बात जिसे कोई बेवकूफ़ ही कह सकता है। उसे नाटकीय होने और जब भी वो परेशान होती थी, अपनी बात से ज्यादा कहने का शौक था। उसने 22 साल की उम्र में मिस्टर डेनमैन से शादी की थी, और मुझे लगता है कि यह शादी बहुत खुशहाल नहीं रही। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस लगाव का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि मिस्टर डेनमैन बहुत ही उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति नहीं जो मेबेल की कमजोरियों को सहन कर सकें। और मुझे यह भी पता चला कि उनके परिवार में पागलपन था। हालांकि लड़कियां तब भी उतनी ही जिद्दी थीं जितनी आज हैं और हमेशा रहेंगी, और मेबेल ने उनसे शादी कर ली। शादी के बाद मैं उनसे ज्यादा नहीं मिल पाया। वह 1-2 बार मेरे साथ रहने आईं और उन्होंने मुझे कई बार वहां बुलाया, लेकिन सच कहूं तो मुझे दूसरों के घरों में रहना ज्यादा पसंद नहीं है, और मैं हमेशा कोई न कोई बहाना बना ही लेता था। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे जब मिस्टर डेनमैन की अचानक मृत्यु हो गई। कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अपना सारा पैसा मेबेल के नाम कर दिया था। मैंने वो जाहिर है मेबेल को पत्र लिखा और कहा कि अगर वह मुझे चाहे तो मैं उसके पास आ सकता हूं। लेकिन उसने एक बहुत ही समझदारी भरा पत्र लिखा, और मुझे लगा कि वह दुहक से पूरी तरह अभिभूत नहीं थी। मुझे लगा कि यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि मैं जानता था कि कुछ समय से उनकी आपस में नहीं बन रही थी। इसके लगभग 3 महीने बाद मुझे मेबेल का एक बहुत ही उन्मादपूर्ण पत्र मिला,
जिसमें उसने मुझसे उसके पास आने की विनती की थी और कहा था कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वह इसे अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जाहिर है, मिस मार्पल ने आगे कहा। मैंने क्लारा को वेतन पर रखा और प्लेट और किंग चार्ल्स टैंकर्ड बैंक भेज दिया और मैं तुरंत चली गई। मैंने मेबेल को बहुत घबराई हुई हालत में पाया। घर मॉटलडेन काफी बड़ा था, बहुत आराम से सुसज्जित। एक रसोइया और एक हाउस पैरलर मेड के साथ साथ एक नर्स अटेंडेंट भी थी, जो मेबेल के पति के पिता बूढ़े मिस्टर डेनमैन की देखभाल करती थी, जिन्हें दिमाग से ठीक नहीं कहा जाता था। काफी शांत और अच्छे व्यवहार वाले, लेकिन कभी कभी स्पष्ट रूप से अजीब। जैसा कि मैं कहती हूं, परिवार में पागलपन था। मेबेल में बदलाव देखकर मैं सचमुच चौंक गई। वह बहुत घबराई हुई थी, पूरे शरीर में ऐंठन हो रही थी। फिर भी मुझे उसे यह बताने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि मुझे क्या परेशानी है। मैं, जैसा कि इन चीजों में हमेशा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ी। मैंने उससे उसके कुछ दोस्तों के बारे में पूछा, जिनका वह हमेशा अपने पत्रों में जिक्र करती थी, गैलाघर्स। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने कहा कि आजकल वह उन्हें शायद ही कभी देखती है। जिन अन्य दोस्तों का मैंने जिक्र किया, उन्होंने भी यही बात कही। फिर मैंने उससे खुद को बंद करके सोचने की मूर्खता के बारे में और खासकर अपने दोस्तों से अलग रहने की मूर्खता के बारे में बात की। फिर वह सच बोल पड़ी, ये मेरा काम नहीं है, ये उनका काम है। इस जगह पर अब कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। जब मैं हाई स्ट्रीट से नीचे जाती हूँ तो वे सब रास्ते से हट जाते हैं ताकि उन्हें मुझसे मिलना या बात करना न पड़े। मैं किसी कोढ़ी जैसी हो गई हूँ। यह बहुत बुरा है और मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे घर बेचकर विदेश जाना पड़ेगा। फिर भी मुझे इस तरह घर से क्यों निकाला जाए? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उससे कहीं ज्यादा परेशान थी। मैं उस समय बूढ़ी श्रीमती हे के लिए एक रजाई बुन रही थी और अपनी बेचैनी में मैंने 2 टांके गिरा दिए और बहुत देर बाद तक मुझे इसका पता नहीं चला। मेरी प्यारी मेबेल, मैंने कहा, तुम मुझे हैरान कर देती हो, लेकिन इस सब का कारण क्या है? बचपन में भी मेबेल हमेशा मुश्किल थी। मुझे उससे अपने सवाल का सीधा जवाब पाने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। वह बेकार की बातों और बेकार लोगों के बारे में अस्पष्ट बातें ही कहती थीं, जिनके पास गपशप के अलावा और कोई काम नहीं होता और जो लोग दूसरों के दिमाग में विचार डालते हैं। यह सब मुझे बिल्कुल साफ है, मैंने कहा। जाहिर है तुम्हारे बारे में कोई कहानी फैलाई जा रही है, लेकिन वह कहानी क्या है, यह तुम्हें भी उतना ही पता होना चाहिए जितना किसी और को, और तुम मुझे बताने वाली हो। यह बहुत ही बुरी बात है। मेबेल कराह उठी। बेशक यह बुरी बात है, मैंने तेजी से कहा। लोगों के मन के बारे में तुम मुझे ऐसा कुछ नहीं बता सकती जिससे मैं हैरान या चकित हो जाऊं। अब मेबेल, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? फिर सब कुछ सामने आ गया। ऐसा लग रहा था कि जेफरी डेनमैन की अचानक और अप्रत्याशित मौत ने तरह तरह की अफवाहों को जन्म दिया। दरअसल, और जैसा कि मैंने साफ साफ कहा था, लोग कह रहे थे कि उन्होंने अपने पति को जहर दे दिया था। अब, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं, बातों से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं होता और इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता। जब लोग पीठ पीछे कुछ कहते हैं तो आप उसका खंडन या खंडन नहीं कर सकते और अफवाहें बढ़ती ही रहती हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। मुझे एक बात का पूरा यकीन था, मेबेल किसी को भी जहर देने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ इसलिए कि उसने कोई मूर्खतापूर्ण और बेवकूफ़ी भरी हरकत की थी, उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों हो और उसका घर असहनीय क्यों हो जाए। आग के बिना धुआं नहीं होता, मैंने कहा। अब मेबेल, तुम्हें मुझे बताना होगा कि लोगों को इस तरह की बातें करने की शुरुआत कैसे हुई। जरूर कुछ तो हुआ होगा। मेबेल बहुत ही असंगत थी और उसने कहा कि कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, सिवाय इसके कि जेफरी की मौत बहुत अचानक हुई थी। उस शाम रात के खाने के समय वह बिल्कुल ठीक लग रहा था और रात में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर को बुलाया गया था
लेकिन डॉक्टर के आने के कुछ ही मिनट बाद उस बेचारे की मौत हो गई। माना जा रहा था कि मौत जहरीले मशरूम खाने से हुई थी। ठीक है, मैंने कहा। मुझे लगता है कि इस तरह की अचानक मौत से लोगों की जुबान लड़खड़ाने लगती है, लेकिन कुछ अतिरिक्त तथ्यों के बिना तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारा जेफरी से कोई झगड़ा हुआ था या ऐसा ही कुछ? उसने स्वीकार किया कि पिछली सुबह नाश्ते के समय उसका उससे झगड़ा हुआ था। और नौकरों ने सुना होगा शायद? मैंने पूछा। वे कमरे में नहीं थे। नहीं मेरी प्यारी, मैंने कहा, लेकिन वे शायद बाहर दरवाजे के पास ही थे। मैं मेबेल की ऊंची उन्मादी आवाज की असरदार क्षमता को अच्छी तरह जानती थी। जेफरी डेनमैन भी गुस्से में अपनी आवाज ऊंची करने वाले व्यक्ति थे। तुम्हारा झगड़ा किस बात पर हुआ था? मैंने पूछा। ओह, वही आम बातें। हमेशा वही बातें बार बार होती थीं। कोई छोटी सी बात हमें झकझोर देती थी और फिर जेफरी नामुमकिन हो जाता था और घिनौनी बातें कहने लगता था, और मैं उसे बता देती थी कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूं। तो फिर बहुत झगड़ा हुआ था? मैंने पूछा। मेरी कोई गलती नहीं थी मेरी प्यारी बच्ची, मैंने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी थी। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी जगह में सबके निजी मामले कमोबेश सार्वजनिक संपत्ति होते हैं। तुम और तुम्हारे पति हमेशा झगड़ते रहते थे। एक सुबह तुम्हारा बहुत बुरा झगड़ा हुआ था और उसी रात तुम्हारे पति की अचानक और रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बस इतना ही, या कुछ और भी है? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा और क्या मतलब है, मेबेल ने उदास होकर कहा। मैं यही कह रही हूं मेरी प्यारी, अगर तुमने कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है तो भगवान के लिए उसे अभी मत छिपाओ। मैं बस तुम्हारी मदद के लिए जो कर सकती हूं करना चाहती हूं। कुछ भी और कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, मेबेल ने बेतहाशा कहा। मृत्यु के अलावा? प्रिय, ईश्वर पर थोड़ा और विश्वास रखो, मैंने कहा। अब मेबेल, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कुछ और छिपा रही हो। मुझे हमेशा से पता था, यहां तक कि जब वह बच्ची थी तब भी, जब वह मुझे पूरा सच नहीं बता रही थी। इसमें बहुत समय लगा, लेकिन आखिरकार मैंने उसे बता ही दिया। वह उस सुबह दवा की दुकान गई थी और थोड़ा आर्सेनिक खरीदा था। बेशक उसे इसके लिए किताब पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। स्वाभाविक रूप से दवा की दुकान वाले ने बात की होगी। तुम्हारा डॉक्टर कौन है? मैंने पूछा। डॉक्टर रॉलिंसन। मैं उन्हें देखते ही पहचान गई। मेबेल ने पिछले दिनों मुझे उनकी ओर इशारा किया था। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं उन्हें एक बूढ़ा, कमजोर व्यक्ति कहूंगी। मुझे जिंदगी का इतना अनुभव है कि मैं डॉक्टरों की अचूकता पर विश्वास नहीं कर सकती। उनमें से कुछ चतुर होते हैं और कुछ नहीं, और आधी बार तो उनमें से सबसे अच्छे डॉक्टर भी नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। डॉक्टरों और उनकी दवाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सोच विचार किया और फिर अपना बोनट पहना और डॉक्टर रॉलिंसन से मिलने चला गया। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। एक अच्छा बुजुर्ग, दयालु, अस्पष्ट और इतना अदूरदर्शी कि दयनीय, थोड़ा बहरा और साथ ही बेहद संवेदनशील और संवेदनशील। जब मैंने जेफरी डेनमैन की मृत्यु का जिक्र किया तो वह तुरंत अपनी शान में आ गया और काफी देर तक तरह तरह के फफूंदों, खाने योग्य और अन्य के बारे में बात करता रहा। उसने रसोइया से पूछताछ की थी और उसने माना था कि पकाए गए एक दो मशरूम थोड़े अजीब थे, लेकिन चूंकि दुकान ने उन्हें भेजा था इसलिए उसे लगा कि वे ठीक ही होंगे। उसके बाद से वह जितना उनके बारे में सोचती गई उतना ही उसे यकीन होता गया कि उनका रूप रंग असामान्य था। वह होगी, मैंने कहा। वे दिखने में बिल्कुल मशरूम जैसे होंगे और अंत में बैंगनी धब्बों वाले नारंगी रंग के हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे कक्षा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले याद न रख सके। मुझे लगा कि जब डॉक्टर डेनमैन के पास आए तब तक वह बोल नहीं पा रहा था, वह निगल नहीं पा रहा था, और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर अपने दिए गए प्रमाण पत्र से पूरी तरह संतुष्ट लग रहे थे, लेकिन यह कितना हठ था और कितना सच्चा विश्वास, मैं निश्चित नहीं था। मैं सीधे घर गया और मेबेल से खुलकर पूछा कि उसने आर्सेनिक क्यों खरीदा था। तुम्हारे मन में जरूर कोई विचार आया होगा
मैंने कहा। मेबेल फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुद को ख़त्म करना चाहती थी। उसने कराहते हुए कहा। मैं बहुत दुखी थी। मैंने सोचा कि मैं सब ख़त्म कर दूंगी। क्या तुम्हारे पास अभी भी आर्सेनिक है? मैंने पूछा। नहीं, मैंने उसे फेंक दिया। मैं वहीं बैठी अपने मन में बार बार बातें सोच रही थी। जब वह बीमार पड़ा तो क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें फ़ोन किया था? नहीं। उसने अपना सिर हिलाया। उसने ज़ोर से घंटी बजाई। उसने कई बार बजाई होगी। आखिरकार घर की नौकरानी डोरोथी ने घंटी सुनी और उसने रसोइये को जगाया और वे नीचे आ गए। जब डोरोथी ने उसे देखा तो वह डर गई। वह बड़बड़ा रहा था और बेसुध था। उसने रसोइये को उसके पास छोड़ दिया और दौड़कर मेरे पास आई। मैं उठी और उसके पास गई। मैंने तुरंत देखा कि वह बहुत बीमार था। दुर्भाग्य से ब्रूस्टर, जो बूढ़े मिस्टर डेनमैन की देखभाल करता है, रात के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि क्या करना है। मैंने डोरोथी को डॉक्टर के पास भेज दिया और रसोइया और मैं उसके साथ रहे। लेकिन कुछ मिनटों के बाद मैं इसे और सहन नहीं कर सकी। यह बहुत भयानक था। मैं भागकर अपने कमरे में वापस चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। तुम्हारा व्यवहार बहुत स्वार्थी और निर्दयी है, मैंने कहा, और इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे इस व्यवहार ने तब से तुम्हारी कोई मदद नहीं की है। तुम इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकती हो। कुक ने इसे हर जगह दोहराया होगा। खैर, यह एक बुरा काम है। इसके बाद मैंने नौकरों से बात की। रसोइया मुझे मशरूम के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैं इन मशरूमों से तंग आ चुकी थी। इसके बजाय मैंने उन दोनों से उस रात उनके मालिक की हालत के बारे में बहुत बारीकी से पूछताछ की। वे दोनों इस बात पर सहमत थे कि वह बहुत पीड़ा में लग रहे थे। वह निगल नहीं पा रहे थे और वह केवल रुंधी हुई आवाज में बोल पा रहे थे, और जब वह बोलते भी थे तो बस बड़बड़ाते थे, कुछ भी समझदारी भरा नहीं। बड़बड़ाते हुए उन्होंने क्या कहा? मैंने उत्सुकता से पूछा। किसी मछली के बारे में कुछ, है ना? दूसरी तरफ मुड़कर डोरोथी सहमत हुई। मछलियों का ढेर, उसने कहा। ऐसी ही कोई बकवास। मैं तुरंत समझ गई कि वह अपने होश में नहीं थे, बेचारे सज्जन। ऐसा लग रहा था कि इस बात का कोई मतलब नहीं था। आखिरी उपाय के तौर पर मैं ब्रूस्टर से मिलने गई, जो लगभग 50 साल की एक दुबली पतली अधेड़ महिला थी। यह अफसोस की बात है कि मैं उस रात यहां नहीं थी, उसने कहा। लगता है डॉक्टर के आने तक किसी ने भी उसके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि वह बेसुध था, मैंने संदेह से कहा। लेकिन यह टोमेन विषाक्तता का लक्षण तो नहीं है ना? यह निर्भर करता है, ब्रूस्टर ने कहा। मैंने उससे पूछा कि उसके मरीज की हालत कैसी है। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी हालत बहुत खराब है, उसने कहा। कमजोर? अरे नहीं, वह शारीरिक रूप से तो काफी मजबूत है। सिर्फ उसकी आंखों की रोशनी, वह बुरी तरह कमजोर हो रही है। वह हम सबसे ज्यादा जी सकता है, लेकिन उसका दिमाग अब बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है। मैंने मिस्टर और मिसेस डेनमैन दोनों को पहले ही बता दिया है कि उसे किसी अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, लेकिन मिसेस डेनमैन किसी भी कीमत पर उसकी बात नहीं मानेंगी। मैं मेबेल के बारे में यही कहूंगा कि उसका दिल हमेशा से नेक दिल रहा है। खैर, बात यही थी। मैंने हर पहलू पर सोचा और आखिरकार मैंने फैसला किया कि बस एक ही काम करना है। जो अफवाहें चल रही थीं, उन्हें देखते हुए शव को बाहर निकालने की इजाज़त लेनी होगी और एक सही पोस्टमार्टम करवाना होगा, और झूठ बोलने वालों की ज़बान हमेशा के लिए बंद करवानी होगी। मेबल ने, जाहिर है, काफ़ी हंगामा किया, ज़्यादातर भावनात्मक आधार पर मृत व्यक्ति को उसकी शांत कब्र में परेशान करना, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं दृढ़ था। मैं इस हिस्से को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। हमें आदेश मिला और उन्होंने पोस्टमार्टम किया, या जो भी वे इसे कहते हैं, लेकिन नतीजा उतना संतोषजनक नहीं था जितना होना चाहिए था। आर्सेनिक का कोई निशान नहीं था। यह सब अच्छी बात थी, लेकिन रिपोर्ट के असली शब्द यही थे कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि मृतक की मौत किस वजह से हुई थी। तो देखिए, इससे हम पूरी तरह से मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाए। लोग बातें करते रहे, ऐसे दुर्लभ जहरों के बारे में जिनका पता लगाना नामुमकिन है, और उस तरह की बकवास। मैंने उस पैथोलॉजिस्ट से मुलाकात की थी जिसने पोस्टमार्टम किया था, और मैंने उससे कई सवाल पूछे थे।
हालांकि उसने ज्यादातर सवालों के जवाब देने से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैंने उससे यह जान लिया कि उसे यह बिल्कुल नामुमकिन लगता है कि जहरीले मशरूम मौत का कारण थे। मेरे मन में एक विचार कौंध रहा था और मैंने उससे पूछा कि उस नतीजे को पाने के लिए किस जहर का इस्तेमाल किया गया होगा, अगर कोई जहर हो। उसने मुझे एक लंबी व्याख्या दी जिसका ज्यादातर हिस्सा, मुझे मानना होगा, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसका सार यही था। हो सकता है कि मौत किसी तेज वनस्पति अल्कलॉइड के कारण हुई हो। मेरे मन में यह विचार आया, मान लीजिए कि जेफरी डेनमैन के खून में भी पागलपन का दाग होता, तो क्या वह खुद को मार नहीं सकता था? उसने अपने जीवन के किसी दौर में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था और उसे जहरों और उनके प्रभावों का अच्छा ज्ञान होगा। मुझे नहीं लगता था कि यह बहुत संभव है, लेकिन यही एक चीज थी जिसके बारे में मैं सोच पा रही थी और मैं लगभग अपनी बुद्धि के अंत पर थी। मैं आपको बता सकती हूँ, अब मैं कह सकती हूँ कि आप आधुनिक युवा हंसेंगे, लेकिन जब मैं वास्तव में बहुत बड़ी मुसीबत में होती हूँ तो मैं हमेशा अपने आप से एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। कहीं भी, जब मैं सड़क पर चल रही होती हूँ या बाजार में, और मुझे हमेशा उत्तर मिलता है। यह कोई मामूली बात हो सकती है जो विषय से बिल्कुल असंबंधित प्रतीत होती है, लेकिन यही है। जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरे बिस्तर पर यह पाठ चिपका हुआ था, मांगो और तुम्हें मिलेगा। जिस सुबह के बारे में मैं आपको बता रही हूं, मैं हाई स्ट्रीट पर टहल रही थी और मैं दिल खोलकर प्रार्थना कर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने उन्हें खोला तो आपको क्या लगता है मैंने सबसे पहले क्या देखा? अलग अलग रुचि वाले 5 चेहरे मिस मार्पल की ओर मुड़े हुए थे। हालांकि यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि किसी ने भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं लगाया होगा। मैंने देखा, मिस मार्पल ने प्रभावशाली ढंग से कहा, मछली विक्रेता की दुकान की खिड़की, उसमें बस एक ही चीज थी, एक ताजा हैडॉक। उसने विजयी भाव से चारों ओर देखा। हे भगवान, रेमंड वेस्ट ने कहा। प्रार्थना का उत्तर, एक ताजा हैडॉक। हाँ रेमंड, मिस मार्पल ने गंभीरता से कहा, और इसके बारे में अपवित्र होने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर का हाथ हर जगह है। पहली चीज जो मैंने देखी वह थे काले धब्बे, सेंट पीटर के अंगूठे के निशान। यही किंवदंती है, तुम्हें पता है, सेंट पीटर का अंगूठा। और इससे मुझे बात समझ में आ गई। मुझे विश्वास की जरूरत थी, सेंट पीटर के सदा सच्चे विश्वास की। मैंने 2 चीजों को एक साथ जोड़ा, विश्वास और मछली। सर हेनरी ने जल्दी से अपनी नाक साफ की। जॉयस ने अपने होंठ काट लिए। अब इससे मेरे दिमाग में क्या आया? बेशक रसोइयां और घर की नौकरानी दोनों ने ही मरते हुए आदमी द्वारा कही गई चीजों में से एक के रूप में मछली का जिक्र किया था। मुझे पूरा यकीन था, बिल्कुल यकीन था कि इन शब्दों में रहस्य का कोई न कोई हल जरूर है। मैं इस मामले की तह तक पहुंचने के दृढ़ संकल्प के साथ घर लौटी। वह रुकी। क्या तुम्हें कभी इस बात का ख्याल आया है? बुढ़िया बोली, हम लोग शायद संदर्भ के हिसाब से कितना आगे बढ़ते हैं। डार्टमूर में एक जगह है, ग्रे वेदर्स। अगर तुम वहां किसी किसान से बात कर रहे होते और ग्रे वेदर्स का जिक्र करते तो वह शायद यही समझ लेता कि तुम इन पत्थर के घेरों की बात कर रहे हो। फिर भी यह भी मुमकिन है कि तुम वातावरण की बात कर रहे हो। और इसी तरह अगर तुम पत्थर के घेरों की बात कर रहे होते तो कोई बाहरी व्यक्ति बातचीत का एक अंश सुनकर सोच सकता है कि तुम मौसम की बात कर रहे हो। इसलिए जब हम बातचीत दोहराते हैं तो हम आम तौर पर असली शब्दों को नहीं दोहराते। हम कुछ और शब्द डाल देते हैं जिनका मतलब हमें बिल्कुल वही लगता है। मैंने रसोइये और डोरोथी दोनों को अलग अलग देखा। मैंने रसोइये से पूछा कि क्या उसे पूरा यकीन है कि उसके मालिक ने सचमुच मछलियों के ढेर का जिक्र किया था। उसने कहा कि उसे पूरा यकीन है। क्या ये उसके शब्द थे, मैंने पूछा, या उसने किसी खास तरह की मछली का जिक्र किया था? बस, रसोइये ने कहा,
यह किसी खास किस्म की मछली थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या थी। ढेर सारा। अब वह क्या थी? खाने के लिए परोसी जाने वाली कोई भी मछली नहीं। क्या अब वह पर्च होगी या पाइक? नहीं, वह पी से शुरू नहीं होती थी। डोरोथी को यह भी याद आया कि उसके मालिक ने किसी खास किस्म की मछली का जिक्र किया था। वह कोई अजीब और गरीब किस्म की मछली थी, उसने कहा। ढेर सारा। अब वह क्या थी? उसने ढेर कहा या ढेर? मैंने पूछा। मुझे लगता है उसने ढेर कहा, लेकिन हाँ, मैं सच में यकीन नहीं कर सकती। असली शब्दों को याद रखना कितना मुश्किल है ना मिस? खासकर जब उनका कोई मतलब ना हो। लेकिन अब जब मैं सोचती हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि वह ढेर थी और मछली सी से शुरू होती थी, लेकिन वह कॉड या क्रेफिश नहीं थी। अगला भाग वह है जहां मुझे खुद पर सचमुच गर्व है, मिस मार्पल ने कहा, क्योंकि जाहिर है मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैं उन्हें घिनौनी, खतरनाक चीजें कहती हूं। मेरे पास अपनी दादी माँ की टैंसी चाय बनाने की एक पुरानी रेसिपी है जो आपकी किसी भी दवा से बेहतर है। लेकिन मुझे पता था कि घर में कई मेडिकल किताबें हैं और उनमें से एक में दवाओं की एक सूची थी। देखिए, मेरा अंदाजा था कि जेफरी ने कोई खास जहर पी लिया है और उसका नाम बताने की कोशिश कर रहा है। खैर, मैंने ही से शुरू होने वाले एच की सूची देखी। वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो संभव लग रहा हो। फिर मैंने पी से शुरुआत की और लगभग तुरंत ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची। तुम क्या सोचती हो? उसने अपनी जीत के पल को टालते हुए चारों ओर देखा। पिलोकार्पाइन, क्या तुम समझ नहीं सकती कि एक आदमी जो मुश्किल से बोल पाता है उस शब्द को घसीटने की कोशिश कर रहा है? एक रसोइये को यह कैसा लगेगा जिसने यह शब्द कभी सुना ही न हो? क्या इससे कार्प के ढेर जैसा आभास नहीं होगा? हे भगवान, सर हेनरी ने कहा। मुझे यह बात कभी समझ ही नहीं आती, डॉपेंडर ने कहा। बहुत दिलचस्प, श्री पेथरिक ने कहा। सचमुच बहुत दिलचस्प। मैंने जल्दी से सूची में दिए गए पृष्ठ को पलटा। मैंने पिलोकार्पिन और आंखों पर इसके प्रभाव और अन्य बातों के बारे में पढ़ा जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आखिरकार मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश पर पहुंचा। एट्रोपिन विषाक्तता के लिए एक मारक के रूप में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय मुझे क्या समझ आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेफरी डेनमैन आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, यह नया उपाय न केवल संभव था, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि यह सही भी है, क्योंकि सभी बातें तार्किक रूप से मेल खाती थीं। मैं अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करूंगी, रेमंड ने कहा। आओ, आंटी जेन, और हमें बताओ कि आपको क्या इतना स्पष्ट रूप से समझ में आया। बेशक, मुझे दवाइयों के बारे में कुछ नहीं पता, मिस मार्पल ने कहा, लेकिन मुझे यह जरूर पता था कि जब मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही थी तो डॉक्टर ने मुझे एट्रोपिन सल्फेट वाली बूंदें लेने को कहा था। मैं सीधे ऊपर बूढ़े मिस्टर डेनमैन के कमरे में गई। मैंने कोई गोलमोल बात नहीं की। मिस्टर डेनमैन, मैंने कहा, मुझे सब पता है। आपने अपने बेटे को जहर क्यों दिया? उसने 1-2 मिनट तक मेरी तरफ देखा। अपने तरीके से वह एक सुंदर बूढ़ा आदमी था और फिर जोर से हंस पड़ा। यह अब तक सुनी गई सबसे भयानक हंसी में से एक थी। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने ऐसा पहले सिर्फ एक बार सुना था, जब बेचारी मिसेस जोन्स पागल हो गई थी। हाँ, उसने कहा, मैंने जेफरी से बदला ले लिया। मैं जेफरी से ज्यादा चालाक था। वो मुझे जेल भेजने वाला था, है ना? मुझे पागलखाने में बंद कर देगा। मैंने उन्हें इस बारे में बात करते सुना था। मेबेल एक अच्छी लड़की है। मेबेल ने मेरा साथ दिया, लेकिन मुझे पता था कि वो जेफरी के सामने टिक नहीं पाएगी। आखिरकार उसकी अपनी ही चलती। वो हमेशा चलता था, लेकिन मैंने उसे मना लिया। मैंने अपने दयालु प्यारे बेटे को मना लिया। हाँ हाँ। मैं रात में चुपके से नीचे गया। ये काफी आसान था। ब्रूस्टर दूर था। मेरा प्यारा बेटा सो रहा था। उसके बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखा था। वो हमेशा आधी रात को उठकर वो पी जाता था।
मैंने उसे उड़ेल दिया। हाँ हाँ। और मैंने आई ड्रॉप्स की बोतल गिलास में खाली कर दी। वो जाग जाता और उसे समझ पाने से पहले ही गटक जाता। बस एक बड़ा चम्मच था, काफी। और उसने ऐसा ही किया। सुबह वे मेरे पास आए और मुझे वो गिलास दिया बहुत धीरे से। उन्हें डर था कि यह मुझे परेशान कर देगा। हाँ, खैर, मिस मार्पल ने कहा, कहानी यहीं खत्म होती है। बेशक बेचारे बूढ़े को पागल खाने में डाल दिया गया। वह अपने किए के लिए असल में जिम्मेदार नहीं था, और सच्चाई जगजाहिर थी, और हर कोई मेबेल के लिए दुखी था और अपने गलत शक के लिए उसे मनाने की पूरी कोशिश नहीं कर सकता था। लेकिन अगर जेफरी को यह एहसास न होता कि उसने क्या निगला है और वह बिना देर किए सबको मारक दवा न दिलवाता, तो शायद यह कभी पता न चलता। मेरा मानना है कि एट्रोपिन के बहुत स्पष्ट लक्षण होते हैं, आंखों की पुतलियां फैल जाना वगैरह। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, डॉक्टर रॉलिंसन बहुत ही अदूरदर्शी थे, बेचारे बूढ़े। और उसी चिकित्सा पुस्तक में जिसे मैं पढ़ता रहा, और उसमें से कुछ बहुत दिलचस्प थी, उसमें प्टोमेन विषाक्तता और एट्रोपिन के लक्षण दिए गए थे, और वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैंने कभी भी ताजे हेडॉक का ढेर सेंट पीटर के अंगूठे के निशान के बारे में सोचे बिना नहीं देखा। एक बहुत लंबा विराम था। मेरे प्यारे दोस्त, मिस्टर पेथरिक ने कहा, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, तुम सचमुच अद्भुत हो। मैं स्कॉटलैंड यार्ड को सलाह के लिए आपके पास आने की सलाह दूंगा, सर हेनरी ने कहा। खैर, आंटी जेन, रेमंड ने कहा, एक बात है जो आप नहीं जानती। ओह हाँ, मुझे पता है, प्रिय मिस मार्पल ने कहा। यह रात के खाने से ठीक पहले हुआ था, है ना? जब आप जॉयस को सूर्यास्त देखने के लिए बाहर ले गई थीं। वह बहुत पसंदीदा जगह है, वहां चमेली की बाड़ के पास। यहीं पर दूध वाले ने एनी से पूछा था कि क्या वह बैन लगा सकता है। जल्दी करो आंटी जेन, रेमंड ने कहा, सारा रोमांस खराब मत करो। जॉयस और मैं दूध वाले और एनी जैसे नहीं हैं। यहीं पर तुम गलती कर रही हो प्यारी, मिस मार्पल ने कहा। सच में सब एक जैसे ही होते हैं, पर शायद खुशकिस्मती से उन्हें इसका एहसास नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी में।